हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ प्रैक्टिस सेट 14 को। इससे पूर्व हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच सके। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा पूछा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वैसे स्रोत होते हैं जो कभी ना खत्म होते हों। तो इनमें से कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ईंधन सभी के भंडार सीमित हैं और ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ये सभी इनमें से कोई भी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? बादाम पहाड़ जो कि एक लौह अयस्क की खान है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज व केंद्रपारा जिलों में इसकी स्थिति है, या केंदुझर जिलों में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 का सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि है और उससे संबंधित राज्य है। यदि हम देखें तो दीपा स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम है जो कि छत्तीसगढ़ में है, पामलू मणिपुर में है, झूम कृषि असम में, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि बोली जाती है। बेवर बिहार से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, सुमेलित नहीं आपको लगाना है। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति वाला सबसे जाति जहां सबसे अधिक है वह राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु, यह करेक्ट है, यह सही सुमेलित है। गुइंडी जो है तमिलनाडु में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है बल्कि यह गोवा में स्थित है। बल प्रक्रम मेघालय में, यह भी करेक्ट है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तरी दिशा की बात हो रही है, तो इस ऑप्शन में हम देखें तो कोल्ड डेजर्ट जो है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इस ऑप्शन के अनुसार यह भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी आपको मालूम है कि नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है, मानस असम में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में स्थित है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कपास की खेती के लिए यदि हम मिट्टी की बात करें तो यह काफी समय तक नमी बनाए रखती है। यह मिट्टी जल योजित रहती है तो पीली हो जाती है। यह इनकरेक्ट ऑप्शन है। यह कंकर और चूना पत्थर से भरपूर होती है। यह दोमट मिट्टी होती है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। कपास की खेती के लिए जो मिट्टी प्रयुक्त होती है उसकी वो काफी लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, क्योंकि यह मिट्टी जो है काली मिट्टी होती है, या इसी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। निम्नलिखित का उचित मिलान करें। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। तो 1 का 1, तो एक ही बार में ऑप्शन मैच कर जा रहा है। 8 का ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को हम देखें। सरदार सरोवर बांध आपको मालूम है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। सभी आमने सामने है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉलम एक्स का कॉलम वाई के साथ मिलान करें। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल। तो नर्मदा
नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। 1 का ए। नर्मदा नदी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। 4 का ए। 4 का ए एक ही बार में ऑप्शन 9 का ए करेक्ट है। बाकी को आप देखें, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो है सांगपो ग्लेशियर से निकलती है, 3 का बी। और गोदावरी, गोदावरी जो है नासिक से, और कृष्णा नदी महाबालेश्वर से। नेक्स्ट है औसत समुद्र तल से कोसी मैदान की ऊंचाई कितनी है? औसत समुद्र तल से कोसी मैदान की ऊंचाई जो है 300 मीटर है। लगभग 300 मीटर जो है कोसी मैदान की औसत ऊंचाई है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। यह कथन सही है। जो दक्कन का पठार है उसी का टूटा हुआ हिस्सा वर्तमान का मेघालय है। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी की रचना एक संभी नदी में हुई। यह भी करेक्ट है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। यह भी करेक्ट है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। यहाँ पे भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट नहीं बल्कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुई है, इसलिए हमारे लिए ऑप्शन गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3। नेक्स्ट है 12, पंचायत में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति गलत है? महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित है। यह कथन सही है। महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित है। आपसे गलत कथन पूछा गया, इसका ध्यान रखना है। यह सही है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है। यह भी सही है। हर 5 वर्ष बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। यह भी सही है। अनारक्षित स्थान पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। यह कथन गलत है। आपसे गलत कथन पूछा गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? नए संसद भवन की बात करें तो अब तक इससे 41 सांसद जो हैं निलंबित हो चुके हैं। कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय बजट की तैयारी 1 का 2, नवीन कर प्रस्ताव, नवीन कर प्रस्ताव जो है वित्त विधेयक के द्वारा नए कर का प्रस्ताव दिया जाता है, तो बी का 1, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्य सरकारों के लेखों का लेखांकन व अंकेक्षण, सी का 3, यह जो है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है, अर्थात कैग करता है। और प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, तो यह भी सही है। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपराधों की दोष सिद्धि की यदि हम बात करें तो ऑप्शन को हम देखते हैं। भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। यह कथन सही है। भारत में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। अपवाद स्वरूप है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी को न्यायिक और विभागीय कार्रवाई अलग अलग की जा सकती है, यह अपवाद में आता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई। हाँ, अपराध से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, यह भी ऑप्शन करेक्ट है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती है, यह भी सही है। इस तरह उपयुक्त में से एक से अधिक हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। संघ सूची के संबंध, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संघ सूची की बात हो रही है, तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। यह कथन करेक्ट है।
पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। यह भी करेक्ट है। इसे एक्सप्लेन कर रहा है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। हाँ, संघ सूची के संबंध में कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में राज्य बनाती है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र दोनों को होता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपसे असत्य कथन पूछा गया, जबकि यहाँ सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? निजी संपत्ति का नुकसान नहीं पूछा गया है। तो मानव चेहरे का विनाश, हाँ, यह तो निजी संपत्ति का नुकसान है। भौतिकतावाद का नुकसान, यह भी है। सद्गुणों की परिचारिका, यह जो निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है, क्योंकि सद्गुण मानव मूल्य और नैतिकता को दर्शाते हैं, जो कि व्यक्ति के आंतरिक गुण होते हैं, और इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? मध्याह्न भोजन योजना आपको याद रखना चाहिए कि कब चलाई गई। इसे वर्ष 1995 ईस्वी में लाई गई। और किस लिए लाई गई? ताकि जो है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके। व्यक्ति साक्षरता के लिए नहीं लाई गई थी, माध्यमिक शिक्षा के लिए नहीं लाई गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो आपको पहले यह जानना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्से कौन कौन से होते हैं। पीएम, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा होते हैं। और सभी राज्यों के सीएम, इसके अलावा सभी राज्यों के, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, या जहां मुख्यमंत्री है तो वहां के मुख्यमंत्री, और योजना आयोग या कहें कि अब नीति आयोग के सभी सदस्य, नीति आयोग के सभी सदस्य। तो इस तरह यदि हम ऑप्शन को देखें तो नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्से हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी को समाप्त करने का अब तक प्रस्ताव तो दिया जा चुका है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है। और 2012 से अब तक इसकी कोई भी बैठक भी नहीं हुई है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। न्यू लैंप फॉर ओल्ड, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, यह श्रृंखला जो है अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कांग्रेस की आलोचना की गई है, कांग्रेस के मध्यम वर्गीय राजनीति की आलोचना की गई है। और इसमें सर्वहारा वर्ग से ये जो कांटेक्ट में नहीं थे, इसकी भी आलोचना की गई है। तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसकी रचना है? अरविंद घोष की रचना है। नेक्स्ट है जिम्मरमैन योजना। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। जिम्मरमैन योजना क्या था? इसे हम जिम्मरमैन योजना को हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके सदस्य थे लाला हरदयाल, भूपेन दत्त, इसके अलावा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी इसके सदस्य थे। तो जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्त। ऑप्शन के अनुसार उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर है। जिम्मरमैन योजना दरअसल संबंधित थी कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि यूएसए को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से रोकना। यूएसए को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आंदोलनों के नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए हुए हैं। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो आपको मालूम है कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन
अर्थात चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। तो ए का 2 आप देखें तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो सकते हैं। हम अन्य ऑप्शन को देखें तो खेतिहर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेतिहर सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह, यह खेड़ा के किसानों ने कर वृद्धि के खिलाफ किया था। तो बी का 3 खेड़ा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, कपास मिल मजदूर के सत्याग्रह कहाँ हुए थे? तो यह अहमदाबाद। सी का 1। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा, बंद करने के लिए आंदोलन नहीं था बल्कि इस घटना के कारण आंदोलन बंद हो गया था। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत अर्थात सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत या सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857, इनकी बुक है 1857 में उन्होंने कहा था कि 1857 की घटना जो है प्रारंभ में धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, लेकिन इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम में के रूप में हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए और अपने सही उत्तर को निम्नलिखित कूटों से चुनिए। एक तरफ प्रमुख संगठन है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। तो ए का 1 जहां है तो ए का 1 एक ही जगह है। ऑप्शन सी एक बार में मैच कर रहा है। अन्य को हम देखें तो राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल द्वारा शुरू किया गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा, और यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विगन डेरोजियो द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं लगाना है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, तो यह करेक्ट है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, यह भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, यह भी सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की रचना जो है एनी बेसेंट द्वारा नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, होम चार्जेज क्या है? तो होम चार्जेज जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से ब्रिटेन को भेजे जाने वाले खर्च थे। तो भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, यह भी करेक्ट है। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, यह भी सही है। ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है होम चार्जेस के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया था। इसका अर्थ था कि भारत से इंग्लैंड को धन का निष्कासन किया जा रहा है होम चार्जेस के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, जो कि कर्नाटक में है। यह टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत हैदराबाद के निजाम के द्वारा कभी नहीं की गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? यह कथन विलियम फिंच का है। विलियम फिंच जो कि एक ब्रिटिश व्यापारी था। यह 1608 से लेकर के 1611 तक भारत भ्रमण पर रहा था और इसी ने कहा था कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? स्वर्ण युग और शाहजहां के शासनकाल को किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव इतिहासकार हैं जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का, मुगल काल में किसका, तो वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा है। नायब ममलिकात, नायब ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? नायब ममलिकात के पद पर इमादुद्दीन रेहान को बहाल किया गया था। तुर्क सरदारों ने मिलकर साल 1250 ईस्वी में जो है बलबन के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे इस पद से हटा दिया गया था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी का यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए था। बर्नी ने कहा कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 निर्धारित की गई है। तो 1/6 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक, इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। 240 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 230 वर्ष तक शासन किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी और इसमें गुप्तचर, कितने प्रकार के गुप्तचर थे? तो इसमें 2 प्रकार के गुप्तचर थे। एक थे स्थिर रहने वाले गुप्तचर और दूसरा भ्रमणशील अर्थात संचरा और आस्थावीर। नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक संस्कृत लेख है जिसे कि रुद्रदामन प्रथम द्वारा जारी किया गया था और इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई थी और बिंबिसार द्वारा जो है हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। तो कब से कब तक? 543 BC से 491 BC तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया वे थे। महाभिनिष्क्रमण अर्थात गौतम बुद्ध का गृह त्याग, उसके बाद वे सबसे पहले किसके पास गए? तो वे अलार कलाम के पास गए। तो अलार कलाम एवं उद्दक राम बुद्ध के पास। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो उपनिषद। उपनिषद में जो है दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता, इन सब बातों की चर्चा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातत्व स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1922 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग या हम कहें कि ताम्रपाषाण युग को ही हम चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। यह वह समय था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी यूज किया था। ताम्र और पाषाण, पाषाण अर्थात पत्थर, दोनों का यूज किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि? ऑप्शन है, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है।
भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार को कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं और व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो यहाँ पे व्यापार अनुकूल और ढांचागत सुविधाओं का अभाव है, ऑप्शन 4। और बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से है और इसीलिए यहाँ निर्धनता है। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव नहीं है और जलवायु दशाएं भी कृषि के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। तो ऑप्शन 2 और 4 ये योग कारण है जिसके कारण जो है बिहार निर्धन अवस्था में है। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वह पटना में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन को चुनना है। बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। तो यह कथन सही है, 46% भूभाग जो है बिहार की सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों और 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो यह कथन गलत है क्योंकि कुल सिंचित क्षेत्र का 30% नहर जबकि 63%, 39% नहीं बल्कि 63% जो है नलकूपों द्वारा सिंचित है, इसीलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया है तो ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट होगा। अगले ऑप्शन को हम देख लें, नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिलों में मिलता है, यह भी सही है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया जिलों में मिलता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 52 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर कौन सा है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में किशनगंज स्थित है, लेकिन आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। बिहार स्टार्टअप नीति 2022, तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में देखें तो स्टार्टअप को उनकी व्यवहारिकता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के लिए के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना, यह करेक्ट है। विश्वविद्यालयों, स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, यह भी करेक्ट है। नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और कौशल इनक्यूबेटरों, सामान्य बुनियादी ढांचों के स्थानों, सहकार्यशील स्थानों के विकास का विस्तार का समर्थन करना, यह भी करेक्ट है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन डी करेक्ट है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम को देखें तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो है उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वह अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, रोलिंग घर्षण। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन को देखें, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। वस्तु के द्रव्यमान अर्थात मास की बात की गई है और मास नहीं बदलता है, तो एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं क्योंकि उनके कान अधिक संवेदनशील होते हैं। आमतौर पे मनुष्य के सुनने की क्षमता जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है 25 किलो हर्ट्ज सही है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक सीधे लंबे तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है,
देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने के नियम को यदि हम देखें तो यदि आप दाहिने हाथ का अंगूठा उस तार की दिशा में रखें तो धारा जिसमें बह रही हो तो बाकी उंगलियां जो है तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा में नहीं होती, तो धारा की दिशा में नहीं होती तो ये गलत है। रेडियल रूप से बाहर या रेडियल रूप से अंदर की ओर नहीं होती, बल्कि यह तार के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होती है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संधारित्र का प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध क्या है? संधारित्र अर्थात कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध क्या है? तो यह जो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन आयन की यदि सांद्रता बढ़ाई जाए तो पीएच वैल्यू कम हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, पीएच कम हो जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। परमाणु के नाभिक के धनात्मक होने का क्या कारण होता है? आपको मालूम है कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन की उपस्थिति होती है और इसीलिए परमाणु के नाभिक जो है धनात्मक होते हैं प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण। अम्लीय परमैंगनेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया। विलयन का हल्का बैगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है? इसमें क्या होता है, जो KMnO4 है एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है और इसीलिए विलयन का हल्का बैगनी रंग जो है फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों का जो दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता होती है वह उसकी संयोजकता से पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 65 को। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए एवं प्रदत्त कूट में सही उत्तर चुनिए। नायलॉन, नायलॉन एक पॉलीएमाइड तंतु है, तो ए का 4 जहाँ नहीं है आप उसे एलिमिनेट कर लें। टेरिलिन, टेरिलिन कहाँ है? टेरिलिन जो है पॉलीएस्टर, तो बी का 1 ऑप्शन ए में है, तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखें। सूती, सूती जो है पादप आधारित प्राकृतिक तंतु है और इसका मुख्य संगठक जो सेलुलोज होता है, तो सी का 2। और रेशमी, रेशमी जो है पशु स्रोत से प्राप्त होता है, अर्थात यह एक जीव से प्राप्त होता है, तो और मूल रूप से प्रोटीन होता है, तो रेशम प्रोटीन। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 66 को। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। काष्ठ का जलना, काष्ठ का जलना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जल में लवण का घुलना, जल में लवण को यदि हम घोलें तो वापस से इसे हम अलग भी कर सकते हैं और इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे का मोर्चा लगना या जंग लगना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह हम देखें तो ऑप्शन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं बल्कि एक भौतिक अभिक्रिया है या भौतिक परिवर्तन है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहा, गैल्वेनाइज्ड लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसके ऊपर जिंक की परत या जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग से बचाया जा सके। ऑप्शन ए करेक्ट है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो इसे न्यूक्लियस नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यूक्लियस या नाभिक जो है कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है और इसे कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं, न्यूक्लियस को। ऑप्शन ए करेक्ट है। मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद जो है लिंकेज है। लिंकेज किसे कहते हैं? लिंकेज एक ऐसी घटना है जहां जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं जो मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अमीबा भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन का अंतःग्रहण जो है कूटपाद के द्वारा करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है।
कूटपाद एक प्रकार का जो है स्यूडोपोडिया होते हैं जो अमीबा को न केवल चलने में मदद करता है बल्कि अपने आसपास के भोजन कणों को घेर कर उसे अपने अंदर खींचने की भी शक्ति देता है। नेक्स्ट है कॉकरोच किस फाइलम में आता है? तो कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। अधिकांश फाइटोफागस नोमेटोड हैं। अधिकांश फाइटोफोगस नोमेटोड जो हैं पौधे की जड़ों पर आक्रमण कर पोषण प्राप्त करते हैं अतः वे जड़ परजीवी होते हैं। चूंकि जड़ें, तने, पत्तियां इत्यादि सभी पादप ऊतक हैं इसलिए फाइटोफागस नेमेटोड जो इन्हीं पादप ऊतकों से भोजन लेते हैं, इसीलिए ये ऊतक परजीवी भी कहलाते हैं। तो इस तरह हम देखें तो ऑप्शन ए और सी जड़ परजीवी और ऊतक परजीवी दोनों करेक्ट हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होते हैं? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का क्वेश्चन नंबर 74 यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि के कौन से उदाहरण है? थायराइड जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और थायराइड के बारे में आपको जानना चाहिए कि थायराइड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और यहाँ से थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन जो है निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से अंतिम रूप से जो है ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इससे जो है CO2 एवं जल की प्राप्ति होती है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी के द्वारा शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि जो है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और यह जो है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है और यहाँ से मुख्यतः ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है जो कि सभी अंगों की सामान्य वृद्धि व विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है? तो सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो कैंडिडियासिस जो है मुर्गियों में होने वाला एक कवक या फंगल संक्रमण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कैंडिडियासिस। नेक्स्ट है कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है? अमरूद जो है मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है। ऑप्शन भी करेक्ट है। दरअसल पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करने के कारण ब्लड शुगर बढ़ता है जिससे इंसुलिन का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता है और इसे शुगर पचाने में मुश्किल होती है। इससे अग्नाशय के खराब होने से मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। तो मधुमेह के मरीज कई तरह के फल खा सकते हैं जैसे सेब, संतरा, नाशपाती, जामुन, अमरूद, पपीता। जो भी फल कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं ये रक्त के शर्करा स्तर को नहीं बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अमरूद। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। बिडाल टेस्ट टाइफाइड के टेस्ट के लिए होता है। तो ए का 3, बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लें। डिक टेस्ट जो है स्कारलेट फीवर के लिए होता है। तो बी का 5। टार्निकेट टेस्ट डेंगू बुखार के लिए होता है। आर ए फैक्टर जो है गठिया के लिए और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। ई का 4। इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है पादप कली है। पादप कली क्या है? तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो कि क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है।
ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देता है? तो स्तनधारी है, स्तनधारी आमतौर पे जो है बच्चे देते हैं, लेकिन कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं? तो एकेडिना। एकेडिना एक अनोखा स्तनधारी है जो बच्चे देने के बजाय अंडे देता है। नेक्स्ट है, यीस्टों के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ है? यीस्ट या खमीर। इसमें जो किण्वन के पश्चात यीस्टों के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ पूछा गया है, तो यह शर्करा एवं फल रस का किण्वन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कवक को रंजित किया जाता है? कवक को रंजित जो है कॉटन ब्लू द्वारा किया जाता है। कवक को सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए रंजित करने हेतु कॉटन ब्लू नामक स्टेन या अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी श्रेणी का विजेता कौन रहा? तो पुलित्जर पुरस्कार 2025 श्रेणी में जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के डग मिल्स, फोटो पत्रकार जो डग मिल्स को पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी का सम्मान दिया गया। इसने क्या किया था? तो इसने डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या हुए प्रयास की नाटकीय तस्वीर लेने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप SVEEP को बढ़ावा देने के लिए अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता कांति प्रकाश झा को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये जो है बिहार के स्टेट आइकन नियुक्त किए गए थे। कौन कौन? अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता कांति प्रकाश झा। इन दोनों नामों को भी आप याद रखेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 89 को। हाल ही में भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है, जो वन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उपग्रह डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है? मध्य प्रदेश सरकार ने वन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो है एक AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में हुए आम चुनाव में कमला प्रसाद बिसेसर ने जीत हासिल की और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने? कमला प्रसाद बिसेसर जो हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरग्रहीय मिशन तियानवेन-2 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपको इसे याद रखना चाहिए। तियानवेन-2 है क्या? तियानवेन-2 एक अंतरग्रहीय मिशन है जो कि चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है या इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यह जो पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह 2016H03 से नमूने एकत्र करेगा और मुख्य बेल्ट धूमकेतु 311P का पता लगाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बनने के पीछे जर्मनी के लिए प्राथमिक कारण क्या था? तो जर्मनी जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बन गया है। इसके पीछे का प्राथमिक कारण क्या है? कि जर्मनी का बढ़ता चालू खाता अधिशेष और यूरो की तुलना में येन का कमजोर होना है। ये वे कारक हैं जिसके कारण जर्मनी जो है सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बन चुका है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूपीएस के विस्तार के बारे में यदि हम सत्य कथन को देखें तो यह जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या उसके जीवन साथी अब टॉप अप पेंशन और एकमुश्त राशि का दावा कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। यूपीएस योजना जो है 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी जो यूपीएस का अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा घोषित ई ट्रक प्रोत्साहन योजना किस व्यापक विजन का हिस्सा है? ई ट्रक प्रोत्साहन योजना जो है ग्रीन मोबिलिटी विजन का हिस्सा है। ऑप्शन सी करेक्ट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? ब्राजील। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस जो है यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया? ब्राजील के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 7200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा और आईटी परियोजनाओं की शुरुआत की? तो 7200 करोड़ की बुनियादी ढांचा और आईटी परियोजनाओं की शुरुआत जो है पीएम मोदी द्वारा मोतिहारी से शुरू की गई। ऑप्शन सी करेक्ट है। मई 2025 में सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान द्वारा नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री कामिल अल ताइब इदरीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन है? कामिल अल ताइब इदरीस। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है एक संक्रमणकालीन सरकार का गठन करना जो चुनाव और नागरिक प्रशासन की ओर बढ़े। ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण BSDMA ने बाढ़ की पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? इंद्रवज्र जो है यह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे यह ऐप अब न केवल 20 किलोमीटर के दायरे में, कितने 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की चेतावनी 40 से 45 मिनट पहले दे देता है, बल्कि बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली को भी इसके साथ एकीकृत कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए इंद्रवज्र हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बिहार के किस उत्पाद को अप्रैल 2025 में भौगोलिक संकेतक या GI टैग के लिए आवेदन को मंजूरी मिली है? गया की पत्थर कट्टी कला को जो है आवेदन करने के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने उद्योगपतियों की शिकायत के निवारण के लिए कौन सी एकल खिड़की पोर्टल लॉन्च की है? तो इसके लिए बिहार उद्योग संवाद नामक एकल खिड़की पोर्टल जो है लॉन्च की गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट है। इस तरह आज हमने सभी 100 प्रश्नों को देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।